चलिए, तो टुडेज पॉइंट इज नेक्स्ट लेक्चर इज कैल्शियम होम्योस्टेसिस। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म लिखा है बट कैल्शियम होम्योस्टेसिस। पैराथायरॉयड ग्लैंड इज वन ऑफ द ग्लैंड विच secretes parathyroid hormone which is involved in calcium homeostasis. So calcium homeostasis में पिछली बार भी बात करी थी जब थायराइड का लेक्चर लिया था, कौन कौन से हॉर्मोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, and they are around thyroid gland only. Parathyroid is behind the thyroid gland. ये बात करी थी उस दिन अपन ने कि 4 कॉर्नर्स होते हैं, चारों कॉर्नर पे 4 पैराथायरॉयड हार्मोन की पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड एम्बेडेड होती है। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड खुद एक हार्मोन रिलीज करती है, वो क्या नाम है उसका? यस, क्या होता है हार्मोन जो थायराइड खुद रिलीज करती है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में आता है? अरे ये तो यार तुम 12th में ही पढ़ के आए होगे। कैल्सिटोनिन एंड एनी अदर हार्मोन विच इज इन्वॉल्व इन विटामिन डी, बोल ही दिया मैंने। विटामिन डी इज ऑल्सो देयर विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए हार्मोन एंड इट टेक्स पार्ट इन होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम। तो 3 हार्मोन हो गए हमारे पास में, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड। ना तीनों का काम ये रहता है कि ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो 9 to 10 के बीच में मेंटेन रहे। बहुत नैरो रेंज है इसका, 9 to 10 मिलीग्राम पर डेकालीटर के हिसाब से, बहुत इस 1 मिलीग्राम पर डेकालीटर के हिसाब से ही इसका पूरा का पूरा हाइपो हाइपर भी होने लग जाता है। तो वेरी नैरो रेंज में वी हैव टू मेंटेन द कैल्शियम एंड इट इज मेंटेन्ड बाय 3 हार्मोन्स। दैट फर्स्ट इज पैराथायरॉयड जो आपको दिख रहा है सामने, देन कैल्सिटोनिन विच इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, आप उसको फूड के अंदर ले सकते हो, सप्लीमेंट में ले सकते हो, एंड अदर सोर्सेज सनलाइट। द मेन सोर्स इज सनलाइट, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट। कोलेस्ट्रॉल से जब सनलाइट स्किन के अंदर कन्वर्जन होता है इसका विटामिन डी का, इसलिए बोलते हैं कि सन में निकलना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है? यहां पहले दो जो हार्मोन है उनकी बात कर लेते हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या रोल होता है आपको पता ही होगा वैसे तो। अच्छा, सबसे पहले कि कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स कहां है बॉडी के अंदर? वेयर इट इज स्टोर्ड? इट इज स्टोर्ड इन बोन्स। ठीक है, नाउ जो भी होगा वो बोन्स के साथ में होगा, आइदर इट इज डिपोजिटेड इन बोन्स और इट इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द बोन्स। तो मतलब आपके जो एरो बनाते हैं ना अपन एक ऐसे ऐसे, तो बोन्स के बीच में ऐसा एरो बन जाएगा, ब्लड एंड बोन के बीच में ऐसे। तो मतलब या तो बोन के अंदर जा रहा है या ब्लड के अंदर आ रहा है, दोनों साइड में। तो जब बोन के अंदर डिपॉजिट हो रहा है तो दैट इज डिपोजिशन, और जब बोन से बाहर आ रहा है ब्लड के अंदर दैट इज रीअब्सॉर्प्शन। तो अब कौन सा हार्मोन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है ये तो आपको पता होगा, डेफिनेटली आपको पता है। यस, बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे। नहीं पता? कौन बताएगा? इजी है तो। अरे हाथ मत खाओ यार, नाश्ता नहीं किया? बताओ कौन सा हार्मोन अंदर जा रहा है, कौन सा बाहर आ रहा है? कौन सा कैल्शियम को अंदर डिपॉजिट करा रहा है, कौन सा कैल्शियम को बाहर ले रहा है? तेज बोलो थोड़ा। कैल्सिटोनिन डिसॉर्प्शन नहीं बेटा, डिपोजिशन। तो कैल्सिटोनिन बोन की तरफ भेजता है, बोन के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है, और पैराथायरॉयड बोन से कैल्शियम को निकाल के रीअब्जॉर्प्शन करा के ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट कारण। तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, C फॉर कैल्शियम, C फॉर कैल्सिटोनिन, एंड कैल्शियम कहां सबसे ज्यादा होता है? बोन्स के अंदर। तो कैल्सिटोनिन का वर्क क्या है? बोन के अंदर कैल्शियम को बढ़ाना, ब्लड के अंदर पैराथायरॉयड।
थायराइड मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, पैराथायराइड कैल्शियम बढ़ाता है। सो फॉर मेंटेनिंग द blood calcium level, parathyroid will be there, parathyroid will increase the blood calcium levels और उसको मेंटेन करेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है ऑल द टाइम। इसके बाद में हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम खाते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम के आसपास हम लोग डेली का हमारा होता है। देन इट इज 99% इज एक्टिव ओनली, थोड़ा बहुत रहता है बॉडी के अंदर, वो रिप्लेस होता रहता है बेसिकली। तो डाइटरी सोर्स से कैल्शियम आता रहना चाहिए और वो रिप्लेस होता है। अब ये दो चीज हो गई कि भाई ये तो बोन के अंदर ही रीअब्जॉर्ब करा रहा है और बोन के अंदर ही डिपॉजिट करा रहा है, पर अब बाहर से कैसे आएगा कैल्शियम? जब हमें फूड के थ्रू लेना है कैल्शियम, तो वो हम कैसे ले पाएंगे? तो यहां पे आपका थर्ड हार्मोन जो है विटामिन डी, इट विल हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गट। खाना खाते हो, कोई भी चीज खाओगे, अंडा खाओगे, दूध पियोगे, दही खाओगे, सब में कैल्शियम है। तो कैल्शियम के लिए एक सिंपल रूल है, चीज खाओगे, व्हाइट मत, जो भी आप खाने की व्हाइट चीज है, चौक खा लो, कैल्शियम है उसमें। आपने देखा होगा बीमारी होती है, बच्चे चौक खाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज बच्चों की क्या ग्रोथ हो रही है, उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और कैल्शियम अगर उन्हें मिलता नहीं है तो इस तरह के सोर्सेज से, अब जब जिसको एनीमिया होता है वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं बिकॉज देयर बॉडी इज लैकिंग इन आयरन, तो उनको आयरन चाहिए, तो उनको वो मिट्टी अच्छे लगने लग जाती है, उसकी उनके अंदर भूख लगती है उनको, तो दे स्टार्ट ईटिंग। अगर अपन उनका आयरन लेवल ट्रीट कर दें, आयरन सप्लीमेंट दे दें, तो वो हैबिट उनकी चली जाएगी। इस तरह से कैल्शियम की हैबिट चली जाएगी, अगर चौक खाने की हैबिट चली जाएगी, अगर कैल्शियम सही से जा रहा होगा तो। ग्रोइंग बेबीज है, ग्रोथ ज्यादा है, तो व्हाइट, चौक भी व्हाइट है, तो व्हाइट से याद रखो कि व्हाइट चीजें जो होती है मेनली खाने की, फूड की, उनके अंदर अच्छा अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल हो गया, एग हो गया, चीज हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, पनीर वनीर सब आ गए इसमें, ठीक है। देन बादाम, बादाम को छिल दो तो व्हाइट निकलता है अंदर से। ब्रोकोली आजकल बहुत ट्रेंड में है, ब्रोकोली खाते हैं लोग, हेल्थी, तो ब्रोकोली में अच्छा कैल्शियम होता है, अच्छा प्रोटीन होता है। देन देयर आर सम फ्रूट्स, सिंगाड़ा खाया किसी ने? समोसे के शेप का होता है, इसलिए समोसे को भी सिंगाड़ा बोलते हैं बहुत जगहों पे। सो दैट अगेन, अगर उसको आप बाहर से तो ग्रीन होता है, पर आप उसको छीलोगे तो अंदर से इट विल निकल कैसा आता? व्हाइट, ट्रायंगुलर व्हाइट। किसको नहीं समझ आया सिंगाड़ा? तेरे को नहीं आएगा? अच्छा लगता है? मुझे नहीं पसंद था यार बचपन में। तो एक और चीज है, एक और फल आता है बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टेस्टी, उदयपुर वालों को पता होगा। बताओ बताओ नाम। हाँ, उदयपुर चित्तौड़ वालों को तो पता होना चाहिए यार, फटाफट बताओ। सीताफल, सीताफल। वहां तो सीताफल के पत्तों की वो रजाइयां बना देते हैं, चित्तौड़ जाओ। तो सीताफल को अपन बाहर से ग्रीन है, अंदर से खाने आते कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं अपन, तो पूरा व्हाइट है, वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो जब भी आए तो खाया करो। So understood, all these are the sources of the calcium. You eat them, they will go to your gut, but gut के अंदर जाने के बाद में उसको absorption में help करता है विटामिन डी। तो विटामिन डी इसलिए सप्लीमेंट में दिया जाता है, जब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, बोलते हैं आप थोड़ा धूप खाओ, बाहर जाओ और विटामिन डी लो, क्योंकि आपके पास हो सकता है सफिशिएंट कैल्शियम आप खा रहे हो, स्पिनच है, स्पिनच में भी है अच्छा कैल्शियम है, प्रोटीन है, देन आपके पर अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये कि कैल्शियम इतनी इजीली अब्सॉर्ब नहीं होता, और जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती जाएगी कैल्शियम अब्सॉर्प्शन और मुश्किल होता जाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, सोडा पीते हो, अल्कोहल, anything like this which increases the acidity of gut will not, it will precipitate the calcium, वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे। आयरन के साथ कैल्शियम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोनों सॉल्ट बना के निकल जाते हैं। तो
इस तरह की कई सारी चीजें हैं कि कैल्शियम का जो इनटेक भी है वो भी आपको ध्यान रखना होता है। ऐसे नहीं खाने ना कि भाई सब कुछ एक साथ खा लिया हो जाएगा, उस कारण से भी कई बार कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो बहुत कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, जिसके कारण से बोन वीक हो जाती हैं, देखा होगा आपने। सो दीज आर द 3 हॉर्मोन्स जो आपको याद रखने हैं। पैराथायराइड हार्मोन जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाएगा, calcitonin which will increase the calcium in the bones, and vitamin D which will help in absorption of calcium from the gut. इसके अलावा और एक सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज किडनी। क्योंकि रीनल सिस्टम से इसका एक्सक्रीशन होता है, कहीं उसके अंदर बैलेंस होना जरूरी है, फॉस्फोरस और क्या। अब इसका जो रिलेशन है कैल्शियम का, हमेशा आप देखोगे कि फॉस्फोरस के साथ आ रहा है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर कैल्शियम इंक्रीज होता है, फॉस्फोरस डिक्रीज होता है, क्योंकि रीनल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फोरस विल इंक्रीज व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, एंड व्हेनेवर फॉस्फोरस इंक्रीजेस कैल्शियम डिक्रीज। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं। इसके अलावा इसके जो अप्लाइड एस्पेक्ट हैं, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयडिज्म दो तरह की होती है। एक तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोकैल्सीमिया होना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी हो, क्योंकि जो भी कैल्शियम है बोन से निकाल के बॉडी जो है आपका कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन कर लेती है। स्टिल इन सर्टेन कंडीशंस इट कैन बी देयर, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है बहुत सी कंडीशन में, उसके सिम्टम्स होते हैं। फिर देन हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और भी मुश्किल है होना, बट स्टिल बिकॉज ऑफ ट्यूमर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड या पैराथायरॉयड से रिलेटेड और कोई चीज, तो उसमें दो तरह के पैराथायरॉयड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होती है, वन इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी। तो पैराथायरॉयड, हाइपरपैराथायरॉयड एक अच्छा खासा शॉर्ट नोट आता है और बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली ये। इसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल अदर हार्मोन्स के भी जो हैं वो लेवल अप एंड डाउन वाले जो डिजीजेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं मैन, MEN। तो वहां उसके कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी समझने के लिए एक बहुत जो चीज आपको याद रखनी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कभी भी प्राइमरी बात होती है डेफिशिएंसी या किसी भी चीज से रिलेटेड, मतलब दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन जहां से उसकी ओरिजिन हो रही है, या फिर वो जहां पे भी वो बन रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वहीं की बात है वो प्राइमरी। प्राइमरी मतलब उसके खुद की। सेकेंडरी जब भी बात करेंगे मतलब कि सेकेंडरी इट इज हैपनिंग समवेयर एल्स बट अफेक्टिंग दैट, मतलब कि पैराथायरॉयड का जो सिक्रीशन है या फिर पैराथायरॉयड का जो क्वांटिटी है इन द ब्लड इज इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, बट इट इज सेकेंडरी, मतलब सोर्स इज नॉट द पैराथायरॉयड ग्लैंड but source is somewhere outside. So what can be the source? Source can be somewhere in renal condition के कारण हो सकता है, किसी भी कंडीशन के कारण से, और कहीं पे सेकेंडरी ग्लैंड डेवलप हो जाए उसके सिक्रीशन के कारण से हो सकता है, कहीं पे मेटास्टैटिक टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण से वो एक्ट करते हैं एज ए पैराथायरॉयड ग्लैंड और सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। तो उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म। नया तरह का सेल बन जाता है दूसरी जगह पे। सो बोन टिश्यू आपने मोस्टली ये पूरा आपको पढ़ लिया होगा, आपने एनाटॉमी में पढ़ाया होगा बोन के बारे में। बोन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोब्लास्ट होता है एक, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोसाइट इज मेन बोन सेल, osteoblast is the one which help in formation of bone, and then osteoclast is, तो इनके नाम में ही पता चल जाता है। ब्लास्ट एक्टिव, ब्लास्टिक एक्टिविटी मीन्स मल्टीप्लीकेशन एक्टिविटी विच विल इंक्रीज समथिंग, क्लास्टिक एक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, इट इज कैटाबॉलिक, तो ये बोन में से निकालेगा। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जब एक्टिवेट होता है तो वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है ताकि वो मैट्रिक्स को तोड़ के बोन के अंदर से कैल्शियम को निकाल सके। एंड इसी तरह से अगर कैल्सिटोनिन है तो वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाएगा, तो इट विल डिपॉजिट कैल्शियम इनसाइड द बोन।
देन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ओस्टियोइड एंड मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं इन द 1.1:2 रेशियो में, तो ऐसा दिखता है। इसके अंदर हेवरेजिन कैनाल्स, ओस्टियोसाइट्स, कैनिकुलाई, ठीक है। तो बोन से हमारे को बहुत सारा कैल्शियम मिल जाता है। बोन टर्नओवर एक कपल्ड प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन एंड बोन रीअब्जॉर्प्शन। जब अपन अभी बात कर रहे थे कि बोन के थ्रू कैल्शियम आइदर डिपॉजिट होता है या निकाला जाता है, वहां से टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, shift towards formation of reabsorption, remove a calcium and from blood or puts a calcium into the blood respectively and correspondingly affects the bone mass। तो अगर प्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है और ज्यादा कैल्शियम निकाला जा रहा है तो दैट विल लीड टू डिक्रीज इन बोन मास नोन एज ओस्टियोपोरोसिस। skeletal mass in a human reaches at a peak about the age of 30, उसके बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आफ्टर द एज ऑफ द पीक बोन मास skeletal mass is lost for the rest of the life। अब इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं हमेशा कि आपको थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बिकॉज जो वेट होता है, अगर हम अपने बोन्स को स्ट्रेस करते हैं किसी भी चीज में, उनके ऊपर कोई स्ट्रेस डालते हैं, उनकी कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो उसके कारण से बोन एक्टिविटी, बोन डिपोजिशन इंक्रीज होता है, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो आफ्टर 30s हाउ यू विल मेंटेन योर बोन मास? बाय डूइंग सम एक्सरसाइज। उसके अंदर थोड़ा आपका वेट ट्रेनिंग और इस तरह के एक्सरसाइजेस होना जरूरी है। so that will enhance the osteoblastic activity। Bone formation is mediated by osteoblast and it is mediated resorption by clast। मेकओवर ऑफ osteoblast activity, सीरम बोन स्पेसिफिक एल्कलाइन फोस्फेट कर सकते हैं अपन, एंड देन सीरम ओस्टियोकैल्सिनिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इधर मार्कर्स ऑफ ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या है? यूरिन प्रोडक्ट्स ऑफ बोन कोलेजन ब्रेकडाउन, जिसमें आपका हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड टेलोपेप्टाइड एंड pyridine क्रॉस लिंक्स, ये अगर बोन के अंदर आ रहे हैं, आप ये ब्लड के अंदर आपको, यूरिन के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो इसके कारण से यू कैन नो दैट ओस्टियोक्लास्टिक मेटाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा चल रही है। और अगर आपको ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी पता करनी है तो आप बोन स्पेसिफिक एल्कलाइन फोस्फेट का टेस्ट करो या फिर सीरम ओस्टियोकैल्सिनिन का टेस्ट करो, इससे आपको पता चलेगा, क्योंकि दीज आर समवेयर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म रिलेटेड टू ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ओस्टियोक्लास्टिक मेटाबॉलिज्म। तो ये एक तरह से बोनस जो पॉइंट्स होते हैं उस तरह का पॉइंट है, मे बी इन एमसीक्यूज समवेयर आपको काम आएगा। अभी तो इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, बट यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। यार कौन है? So bone loss, there is a relative or net bone loss. This occurs in variety of conditions. ये भी आपको एज ए डॉक्टर पता होना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप शॉर्ट नोट वाली बात करें, बट यू शुड नो दैट एज इंक्रीज हो गया, अभी अपन ने बात करी 30 के बाद में लॉस होना शुरू हो जाता है। देन वुमेन के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, क्योंकि उसके बाद में हार्मोनल जो बैकअप रहता है वो कम हो जाता है, उसके कारण से बोन लॉस स्टार्ट। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी पे कोई है तो ये रीअब्जॉर्प्शन एक्टिविटी को हिंडर करते हैं। हाइपरपैराथायराइडिज्म होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से, ऑफ नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी विल इंक्रीज द कैटाबॉलिक एक्टिविटी, बोन से निकालेंगे वो। डिफेक्ट इन ऑर्गन फिजियोलॉजी, जैसे जीआई, रीनल एंड बोन, 3 ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है। मेन 3 ऑर्गन्स आर देयर। बोन के अंदर अपन ने देख लिया, वहां तो होना ही होना है। देन जीआई से अपन ने देखा अब्जॉर्प्शन होगा, वहां प्रॉब्लम हुई तो वहां पे दिक्कत है। देन रीनल से इसका एक्सक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन होता है। देन वहां पे अगर प्रॉब्लम होगी तो अगेन देयर विल बी सम डिस्टर्बेंस इन द होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम। अदर इज मेडिकेशंस पे है, कोई जीन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई मॉर्बिड कंडीशन में है कि उठ ही नहीं पा रहा है, सिर्फ
मतलब कॉट पे है, बिल्कुल लेटे हुए, कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस कारण से बोन लॉस होने शुरू हो जाता है, क्योंकि देर इज नो ट्रैक्शन इन द बोन। इसी तरह से जैसे स्पेस में जाते हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, तो जब वो जाके वापस आते हैं, जितने दिन रहते हैं उस हिसाब से उनका जो बोन मास होता है वो लॉस हो जाता है यूरिन के अंदर। क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सर जी नींद आ रही क्या? क्या देख रहे हो फिर? क्यों हो जाता है? स्पेस में कोई जाके आ रहा है एस्ट्रोनॉट, हमने उसको भेजा और जब वापस आया तो हमने उसका बोन मास किया, तो वो रिड्यूस हो गया व्हेन ही रिटर्न बैक। मतलब मान लो 60 दिन रह के आया या 30 दिन रह के आया, हाँ हाँ, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस खत्म हो गया, वहां पे फ्री कुछ है ही नहीं, वहां पे कोई मास ही नहीं है, तो पूरे टाइम तो आप फ्लोट कर रहे हो ना, तो इट इज इक्वलेंट टू मॉर्बिड कंडीशन। आप जैसे लेटे हुए हो बस पूरे टाइम। अब पर लेटे हुए में भी थोड़ा बहुत तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वहां तो फोर्स ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब तक बोन्स के ऊपर ट्रैक्शन या फोर्स नहीं पड़ता, तो बोन को लगता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, तो कैल्शियम वहां से निकलने लग जाएगा और धीरे धीरे आपका जो बोन मास है वो डिक्रीज होने लगेगा। सो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द बोन्स दैट उनके ऊपर आपका कोई ना कोई ट्रैक्शन पड़े, कोई ना कोई फोर्स लगे। इसीलिए स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है टू मेंटेन योर बोन मास। आप लड़के हो या लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड स्पेशली आफ्टर सर्टेन एज। तो इसी तरह से आप जब स्पेस में जाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सर्कुलेटिंग कैल्शियम, आयनाइज्ड कैल्शियम होता है, फ्री कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम फंक्शंस कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। तो इतना कैल्शियम हमारे पास रहता है। टोटल बॉडी कैल्शियम इज 1 to 1.5 kg, 99% इन बोन एंड टीथ एंड 1% इज इन द फ्लूइड एंड टिश्यूज। तो ये 1% जो है ये सारे के सारे फंक्शंस कर रहा है, और कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शन, हर जगह पे कैल्शियम लगा हुआ है। कौन बताएगा कैल्शियम के फंक्शंस? ऐसे ही बोलते, कोई भी जिसको जो मन में आ रहा है बोल के बता दो, ऐसे बैठे बैठे। हाँ, एक एक करके बोलो, पर जो समझ तो आए सबको। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन वेरी कॉमन, अपन जिसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, तो वहां पे कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, हाँ सेम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हमें जरूरत है कैल्शियम की। फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, अगेन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अदर एनएमजे में तुम कहां बता रही हो, कहां पे कैल्शियम आ रहा है एनएमजे में? हाँ हाँ सही है तुम्हारा आंसर, बैठे बैठे बताओ। हाँ हाँ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? एसिटाइलकोलिन को निकालने के काम आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? डीग्रेनुलेशन, सिक्रीशन और डीग्रेनुलेशन। किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन कराना है, रिलीज कराना है, डीग्रेनुलेट करना है वेसिकल को, तो कैल्शियम लगेगा। कैल्शियम जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, वो फट जाएगा और फिर बाहर रिलीज करेगा। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? क्या हो बेटा? सोर्सेज अपन ने देख लिए थे, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, एग्रो। बाकी आप पढ़ लेना और अच्छे से। रिकमेंडेड डेली अलाउंस है 500 मिलीग्राम पर डे चिल्ड्रंस के अंदर, बिकॉज दे आर ग्रोइंग एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज अगेन द some growth is there, that's why increase in demand. First part and second part of duodenum, calcium is absorbed against the concentration gradient and require energy and carrier protein. So ये जो कैरियर प्रोटीन है, अब यहां पे आता है विटामिन डी का खेल। तो ये जो कैरियर प्रोटीन बनाता कौन है? विटामिन डी जाता है और गट को बोलता है भाई कैल्शियम लेने का अंदर, ठीक है? तो वो जाके उनको बताता है, सेंस कराता है, तब ये
कैल्शियम कार्बोडिन सब्सटेंस बनते हैं जो कि इसको अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, आगे आएगा अपन देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इन अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन कैल्सिट्रॉल विच इज विटामिन डी। पैराथायराइड हार्मोन, एसिडिटी, अमीनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ज्यादा प्रोटीन खाने से भी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। Factor that decreases the absorption rate. So phytates, high phosphate content, free fatty acids, कैल्शियम फ्री फैटी एसिड क्या बना देगा? साबुन बन जाएगी आपके पेट में, स्टेटोरिया बोलते हैं उसको। एल्कलाइन मीडियम, हाई डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर्स ऐसे तो अच्छे होते हैं बट उनके साथ कैल्शियम नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो साथ में कैल्शियम को भी ले जाएंगे। वो हर चीज को पकड़ लेते हैं अपने साथ में। जैसे वो कोलेस्ट्रॉल को ले जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज कर रहे हैं, फैट को ले जा रहे हैं, तो उस तरह से वो कैल्शियम को भी लेके निकल जाएंगे। So these are the factors which that decreases the absorption rate. Please write it down. पहले ये लिख लो। अब अमीनो एसिड में ये सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखना। सारे अमीनो एसिड, बिकॉज प्रोटीन, एक्सेसिव प्रोटीन डिक्रीजेस द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, बट लाइसिन एंड अर्जिनिन दे इंक्रीजेस द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। So first function is mineralization of bones, coagulation of the blood. Calcium is known as factor 4 in the cascade, and prothrombin factor 2 contain, इसको भी ये करता है, and calcium form bridge between GLA residue of prothrombin and membrane phospholipid of platelet. तो ये प्लीज आप लोग लिख लो लास्ट के 2 पॉइंट जो है, क्योंकि ये आपको बुक में मिस हो जाएंगे, and these are very important, can be asked समवेयर इन द एमसीक्यू और समथिंग। और आप अगर अपने थ्योरी पेपर में लिख के आते हो, सिर्फ इतना लिखोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, इसको लिखोगे तो बेटर मिलेंगे, अच्छा इंप्रेशन होगा। और आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए। अब एक बार जाके प्लीज अपनी जो क्लॉटिंग पाथवे है वो एक बार चेक करना वापस से, एंड ट्राई टू कोरिलेट दीज 2 पॉइंट्स विद द क्लॉटिंग पाथवे, कहाँ पे क्या हो रहा है। इसको बस्ते में मत डाल के छोड़ देना। Activation of enzymes, certain enzymes. Calmodin is a calcium binding regulatory protein, molecular weight. Calmodin can bind with the 4 calcium ions. So calcium bind with the calcium calmodin, kinase को activate करता है जो कि actin kinase में, and this enzyme will help in phosphorylation of other enzymes and activate the biological एक्टिविटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट मैकेनिज्म बहुत जगहों पे आपको आएगी, देखने को मिलेगी। देन दीज आर द एक्टिविटीज विच आर मीडिएटेड बाय कार्बोडिल। एडेनाइल साइक्लेज, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, कैल्शियम मैग्नीशियम एटीपेज, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये आपके सारे के सारे जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, जिसमें से ग्लाइकोलिटिक पाथवे, क्रेब्स साइकिल और ये सब है, वहां पे आपका ये मेनली चीज आपको मिलेगी वापस। देन नर्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है नर्व्स के अंदर। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस एंड प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक रीजन। साइनेप्स, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, कैल्शियम मीडिएटेड सिक्रीशन किस तरह से होता है, अभी अपन ने बात करी, डीग्रेनुलेशन होता है। तो इंसुलिन है, पैराथायराइड हार्मोन्स है, कैल्सिटोनिन है, वेसोप्रेसिन है, इन सब के सिक्रीशन में डीग्रेनुलेशन प्रोसेस होता है।
they are stored in a granule, then they are secreted in the blood stream through the degranulation process, तो वहां पे आपके कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कैल्शियम कंडक्शन में भी आता है, नर्व कंडक्शन में भी, बिकॉज इट इज समवेयर इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। And it also acts as a second messenger. Calcium and cyclic AMP are second messenger of different hormones. One example is glucagon. Calcium is used as a second messenger in system involving G protein and inositol triphosphate. IG3. Sorry, IP3. Inositol triphosphate. अब ये है कि ये सब चीजें आपको याद तभी रहेंगी कि आप एक एक चीज को पढ़ो। जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, आज पढ़ो, कल पढ़ो, कभी भी पढ़ो, तो वेन एवर यू आर लुकिंग एट दिस फंक्शन, यू गो बैक टू योर जी प्रोटीन, जो अपन ने हार्मोन के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो काम करते हैं वो IP3 के थ्रू काम करते हैं। तो वहां पे कहां पे कैल्शियम आया? इसी तरह से कौन से और जगह पे सेकंड मैसेंजर कैल्शियम वर्क कर रहा है? देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। मायोकार्डियम में कैल्शियम प्रोलॉन्ग सिस्टोल, इट इज इन हाइपर कैल्शियम या कैल्शियम कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, वो सिस्टोल के अंदर अरेस्ट हो जाएगा। तो 1% जो अपना कैल्शियम है, दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू आयनाइज्ड कैल्शियम, calcium complex with the citrate, phosphate and bicarbonate 10%, and 40% is bound with the protein and it is non-diffusible. तो जो नॉर्मल लेवल है दैट इज 9 to 10 के आसपास ही रहता है, 11 मिलीग्राम पर डेकालीटर। उसमें से 5 इज आयनाइज, 40% अगर निकालें, एंड देन सॉरी 10% एंड 40%। तो अगर हम 10 लेके चल रहे हैं तो 5, 4 एंड 1। आयनाइज्ड कैल्शियम इज मेटाबॉलिकली एंड बायोलॉजिकली एक्टिव, वो अवेलेबल रहेगा फंक्शंस करने के लिए। ना हाइपोएल्बुमिया हो गया अगर, तो क्या होना चाहिए? कैल्शियम लेवल के साथ क्या होना चाहिए? और हाइपर एब्लुमिया हो गया तो बढ़ जाएगा। कौन सा बढ़ेगा? कैल्शियम अपन ने देखा, कैल्शियम 9 to 10 मिलीग्राम पर डेकालीटर इज प्रेजेंट इन द ब्लड, बट इट इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स। वी हैव रिसेंटली सीन, ये वाली स्लाइड अपन ने देखी, ठीक है। यहाँ पे 50% ये बोल रहा है कि इट इज आयनाइज्ड एंड इट इज फ्री, सो इट कैन डू ऑल द अदर एक्टिविटीज। जो कैल्शियम का जो सारा एक्टिविटीज है वो यहाँ से हो रहा है 50% से, विच इज 5 मिलीग्राम पर डेकालीटर। ओके, उसके बाद में 1 मिलीग्राम पर डेकालीटर इज कंबाइंड विद ऑल दी सिट्रेट, फोस्फेट एंड बाइकार्बोनेट, जो दूसरे काम कर रहे हैं, पीएच में काम आ रहे हैं। देन 40% इज प्रोटीन बाउंड। नाउ इफ यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, calcium bound with protein will increase. So this 40% will increase. If protein decreases, this 40% will decrease. So it will hamper the total quantity of calcium also. Each 1 gram of albumin decreases causes decrease in 0.8 milligram of calcium. इसी तरह से hyperproteinemia या फिर paraproteinemia are associated with increase in plasma total calcium levels. Acidosis favors the release of ionized calcium. Alkalosis favors the binding of calcium and decrease the ionized calcium level, but total calcium level remains normal. So this we have already done. So next lecture में बात करेंगे आगे।